जी अस्सलाम वालेकुम। ये दोबारा सलाम इसलिए अब रिकॉर्डिंग मेरे लेक्चर की स्टार्ट हुई। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एनेटमी। अच्छा, एनेटमी के बारे में याद रखें, एनेटमी को अंडरस्टैंड करने की दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है सिस्टेमिक और सेकंड अप्रोच है रीजनल एनेटमी। सिस्टेमिक एनेटमी एंड रीजनल एनेटमी। अच्छा, जो सिस्टेमिक एनेटमी है उसमें आप पूरी बॉडी की सिस्टम्स की एनेटमी डिस्कस करते हैं। जो सिस्टेमिक एनेटमी है उसमें आप पूरी बॉडी के सिस्टम्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप बॉडी के सिस्टम को देखें, पहला सिस्टम कौन सा होगा? स्किन का होगा ना। और जो स्किन का सिस्टम उसको आप इंटेगोमेट्री सिस्टम कहते हैं। तो इंटेगोमेट्री सिस्टम पूरी बॉडी का पूरा एज सिंगल गो में कंप्लीट करते हैं आप। फिर स्किन को आप हटाएं तो किसी बार आती मसल्स, पूरी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स उनको आप डिस्कस करते हैं। सिस्टेमिक अप्रोच में बता दूं, अगर आपने एनेटमी को अंडरस्टैंड करना हो वाया सिस्टेमिक अप्रोच तो आप सिस्टम वाइज चलते हैं। पहले आप स्किन का सिस्टम कंप्लीट करते हैं, फिर स्केलेटल मसल वाला सिस्टम कंप्लीट करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, फिर स्केलेटन आप कंप्लीट करते हैं बॉडी का, फिर उसके बाद आप नर्वस सिस्टम कंप्लीट करते हैं पूरी बॉडी का, फिर आप वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो ये सिस्टम आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स है। एक तो सिस्टेमिक अप्रोच है और दूसरी है रीजनल एनेटमी। तो रीजनल एनेटमी में आप बॉडी को डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। हम अगर डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो उसमें से एक न्यूरो एनेटमी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करते हैं। एक ये रीजन। सेकेंड जो रीजन है जिसमें आप हेड और नेक की एनेटमी डिस्कस करते हैं। थर्ड रीजन आपको थोरेसिक एनेटमी है। फोर्थ रीजन अपर लिम्ब एनेटमी है। फिफ्थ रीजन आपका एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, एक ये रीजन है। और लास्ट रीजन इज लोअर लिम्ब। तो आपके ख्याल में कैसे पढ़ना चाहिए? सिस्टेमिक अप्रोच होनी चाहिए, रीजनल एनेटमी होनी चाहिए। रीजनल एनेटमी इज द बेस्ट अप्रोच। एनेटमी को डिस्कस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो अप्रोच वो कौन सी बेस्ट है? रीजनल एनेटमी बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, सिस्टेमिक अप्रोच भी है लेकिन रीजनल एनेटमी की जो अप्रोच मोस्टली कॉलेजेस के अंदर रीजनल एनेटमी पढ़ाई जाती है। न्यूरो एनेटमी पहले न्यूरो एनेटमी पढ़ाई जाएगी, हेड एनेटमी पढ़ाई जाएगी, थोरेसिक एनेटमी अलग डिस्कस की जाएगी, अपर लिम्ब एनेटमी अलग है, एब्डोमिनल एनेटमी अलग है, पेल्विक एनेटमी अलग है, पेरिनियम एनेटमी अलग है, लोअर लिम्ब एनेटमी अलग है। ये रीजनल एनेटमी है, ये बेस्ट अप्रोच है। तो रीजनल एनेटमी आज हम स्टार्ट करेंगे और उसमें पहला जो रीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अपर लिम्ब। तो आज हम जो पहला रीजन बॉडी में स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब एनेटमी से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले बात करेंगे अपर लिम्ब के जो पार्ट्स हैं उसको बात करेंगे, वन बाय वन आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग दीजिए पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। देखिए, अपर लिम्ब को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपर लिम्ब विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अपर लिम्ब का जो फर्स्ट पार्ट इसको आप कहते हैं स्कैपुलर रीजन। इसको आप कहें शोल्डर। फर्स्ट पार्ट इज शोल्डर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब इज शोल्डर। ठीक है, अब ये जो शोल्डर देखिए, ये जब मैंने हाथ रखा है ये सारा शोल्डर आता है। इस शोल्डर को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शोल्डर को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो फर्दर 3 सब पार्ट्स हैं शोल्डर को लिखिए। अब आप गौर से देखिए, देखिए शोल्डर में अगर मैं हाथ यहाँ पे रखूँ तो इसको क्या कहेंगे? पेक्टोरल रीजन। और अगर हाथ मेरा यहाँ बैठ के यहाँ पे हो, स्कैपुलर रीजन। देखिए आगे आपका कौन सा रीजन है? पेक्टोरल। और बैक में कौन से? स्कैपुलर। दरम्यान में स्पेस है ना, इस स्पेस को एक्सिला कहते हैं। वैसे आज से पहले एक्सिला कैसे कहते थे आप? जब कोई कहता है एक्सिला तो आप यहाँ फिंगर प्लेस, ये एक्सिला नहीं है, ये बेस ऑफ एक्सिला है। देखिए ये अगर आपका यहाँ से यहाँ तक ये पेक्टोरल रीजन है ना, तो इस रीजन की बैक, इसके पीछे जो स्पेस है ना, वो स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो ये इसकी बेस होगी, यहाँ ये इसकी एपेक्स होगी। तो ये जब आप एक्सिला कहते हैं, ये एक्सिला, ये बेस ऑफ एक्सिला है। जिसको आप टच कर रहे हैं ये बेस ऑफ एक्सिला है। और इसकी जो स्पेस वो इससे ऊपर होगी, पेक्टोरल रीजन के पोस्टीरियर और स्कैपुलर रीजन के आगे होगी। ये इसकी बेस और ये इसका एपेक्स है। ठीक है, तो शोल्डर रीजन को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पेक्टोरल रीजन, एक्सिला और स्कैपुलर रीजन। तो 3 सब पार्ट्स के नाम लिख लीजिए। फर्स्ट वन इज पेक्टोरल रीजन। Second is axilla, and third one, posterior one is scapular region.
तो जब भी आपसे बात कीजिए पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब तो याद रखें अपर लिम्ब इज हैविंग ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब विल बी लेबल्ड एज शोल्डर एंड शोल्डर विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पेक्टोरल. जहाँ मेरा हाथ है ये पेक्टोरल रीजन है और जो बैक है ये स्कैपुलर रीजन. इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है पेक्टोरल रीजन और स्कैपुलर रीजन के दरमियान जो स्पेस है इसको आप एक्सिला कहेंगे आप. ठीक है. तो शोल्डर इन 3 पार्ट्स की कॉम्बिनेशन को शोल्डर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो आपके पास रीजन है उसका नाम होगा, देखिए अब इस शोल्डर के बाद नेक्स्ट किसी बारी आती है यहाँ से देखिए ये शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक के दरमियान जो स्पेस है इसको आप आर्म कहेंगे आप. नेक्स्ट पार्ट इज आर्म. और आप जानते हैं आर्म का सेकेंड नेम क्या है? आर्म को आप ब्रेकियम भी कहते हैं. आर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेकियम. आर्म इज कॉल्ड एज ब्रेकियम. शोल्डर आर्म को आप ब्रेकियम कहते हैं. ठीक है. और ये जो ब्रेकियम है इसको भी आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ब्रेकियम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ब्रेकियम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. अब ये जो ब्रेकियम है ब्रेकियम का ये एक पार्ट इंटीरियर है और एक पार्ट इसका पोस्टीरियर है. इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट कहेंगे, इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहेंगे. तो आर्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. तो आर्म इज कॉल्ड एज ब्रेकियम और इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म. इसको आप एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ब्रेकियम भी कहेंगे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ब्रेकियम भी कहेंगे आप. देखिए जो एंटीरियर कंपार्टमेंट इसमें जो मसल्स है ना ये मसल्स आपके इस पार्ट की फ्लेक्शन करवाएंगे, इसलिए इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं. तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म विल आल्सो बी लेबल्ड एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहेंगे हम. फ्लेक्सर कंपार्टमेंट इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं. ठीक है. और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसमें जो मसल्स हैं ये इस 4 आर्म की एक्सटेंशन करवाएंगे, इसलिए इसका सेकेंड नेम क्या होगा? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज विल आल्सो बी लेबल्ड एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. ठीक है. अच्छा कुछ लोगों को ना एनाटॉमी बहुत बुरी लगती है. शाम में से कितने लोगों जिनको एनाटॉमी बहुत बुरी लगती है ना, लेकिन पढ़नी पड़ेगी आपको, याद रखिए. क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी एग्जाम्स हैं ना उसमें मेजर सब्जेक्ट है एनाटॉमी. आपके मिजाज को बुरी लगे या अच्छी लगे मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी. और मेरी 100% कोशिश होगी कि इसको मैं इतना अच्छा कर दूँ कि आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाए. ठीक है. तो ये है मैं बहुत ही आराम से बहुत स्टूडेंट्स के बेपनाह फीडबैक के बाद मैंने अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर दिया. मैंने वो जो पहले लोगों को महसूस होता था ना वो अब आपको इंशाल्लाह महसूस नहीं होगा, इतना ज़्यादा बुरा महसूस नहीं होगा. ठीक है. तो ये इन चीज़ों को जिन लोगों को एनाटॉमी बहुत बुरी लग रही है ना तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको. अगर फर्स्ट करें और ये वैसे भी आप जानते हैं एनाटॉमी से ऑलमोस्ट 10 के करीब क्वेश्चन आपको NLE 1 के अंदर आएंगे. FCPS अगर आपने FCPS किसी भी स्पेशलिटी में पाकिस्तान में अगर आपने पार्ट 1 पास करने जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं FCPS की उसका मेजर चंक है ये एनाटॉमी. पॉइंट क्लियर हो गया आपको. तो इसलिए जिसको बुरी भी लगती है मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी. अगर एनाटॉमी अच्छी होगी तो आगे बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. जो जितनी भी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि जस्ट बेसिस पढ़ लेंगे उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. हर चीज़ को बेसिक 0 से स्टार्ट करके उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन तक लेके जाएंगे. ठीक है. तो ये आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इसको आप एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं. ठीक है. अब जो थर्ड पार्ट है आपके अपर लिम्ब का, थर्ड पार्ट को लेबल कीजिए. थर्ड पार्ट विल बी लेबल्ड एज फोर आर्म. देखिए आर्म को आपने ब्रेकियम का, तो फोर आर्म को क्या कहेंगे आप? एंटी ब्रेकियम. देखिए ये आर्म है तो आर्म के मुकाबले में कौन आ गया? ये आया ना, तो इसको आप एंटी ब्रेकियम भी कहेंगे. ये इस ब्रेकियम के अगेंस्ट ये जो पार्ट है इसको आप एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं. तो इसको ब्रेकियम और इसको आप एंटी ब्रेकियम कहेंगे. आप फोर आर्म विल बी लेबल्ड एज एंटी ब्रेकियम. एंटी ब्रेकियम.
और एंटी ब्रेकिंग को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें भी दो कंपार्टमेंट है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके भी दो कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देखिए जैसे इसके इंटीरियर कंपार्टमेंट को क्या कहा था आपने? फ्लेक्सर। इसी तरह इसके भी इंटीरियर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहेंगे। लिखिए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। देखिए इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में जो मसल्स होंगे ना, वो आपके इस हैंड की रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाएंगे, इसलिए इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स होंगे वो इस हैंड की रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन करवाएंगे। देखिए ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है, इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहेंगे, इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट विल बी लेबल्ड एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ये आपका थर्ड पार्ट था अपर लिम्ब का। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब विल बी लेबल्ड एज हैंड। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट को हैंड कहेंगे आप। देखिए हैंड को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हैंड का ये जो इसमें पॉइंट आउट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है, इसको रिस्ट कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैंड विल बी लेबल्ड एज wrist. The first part of the hand is called as wrist. देखिए ये जो पार्ट मैंने जिसको आइडेंटिफाई किया है, जिसको मैं आपके सामने ब्लैक कर देता हूँ, ये जो एरिया बॉक्स बनेगी आपका रिस्ट। अब रिस्ट से आगे ये क्या चीज़ है? पाम। इसको आप हैंड प्रॉपर कहते हैं। इससे आगे जो एरिया इसको आप हैंड प्रॉपर कहेंगे। सेकेंड पार्ट इज हैंड प्रॉपर। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज हैंड प्रॉपर। लास्ट और थर्ड पार्ट को क्या कहेंगे? हैंड प्रॉपर के बाद क्या? 5 डिजिट्स। ठीक है, तो ये टोटल 4 पार्ट्स हैं आपके अपर लिम्ब के। तो जब भी आपसे अपर लिम्ब की बात की जाएगी तो अपर लिम्ब विल बी सब डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स। फर्स्ट वन इज शोल्डर, सेकंड आर्म, थर्ड फोर आर्म, फोर्थ वन इज हैंड। फिर हर पार्ट को आपने सब पार्ट में डिवाइड किया आपने। देखिए ये जो पार्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए, हर पार्ट में कोई ना कोई बोन मिलेगी आपको। अगर आपसे कहा जाए इन डिफरेंट पार्ट में स्केलेटन को कौन सी बोन मिलेगी, उनके नाम लिख दीजिए। देखिए जो शोल्डर जो एरिया है, इसमें कौन सी 2 बोन्स मिलेंगी? शोल्डर एरिया में 2 बोन्स मिलेंगी, एक क्लेविकल होगी, ठीक है, और दूसरा स्कैपुला। तो इस फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब में 2 बोन्स मिलेंगी, एक आपकी रिब और फर्स्ट वन इज क्लेविकल, सेकंड इज स्कैपुला। देख लीजिए इसमें 2 बोन्स कौन से लिखेंगे? क्लेविकल एंड स्कैपुला। और आपसे कहा जाए बोन्स ऑफ द शोल्डर एरिया, तो आप बताएंगे क्लेविकल एंड स्कैपुला। और अगर आपसे कहा जाए बोन इन द आर्म, ह्यूमरस, इसमें एक बोन इसका नाम ह्यूमरस है। और अगर आपसे कहा जाए बोन ऑफ द फोर आर्म, रेडियस और एल्ना, तो फोर आर्म में 2 बोन्स हैं। देयर आर 2 बोन्स इन द फोर आर्म, वन ऑफ देम इज रेडियस एंड सेकंड इज अल्ना। रेडियस एंड अल्ना। अच्छा देखिए, अगर आपसे कहा जाए ना अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये पोजीशन नहीं है एनाटॉमिकल। अगर आपसे बात की जाए अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ये जो मैंने की यहाँ पे, ये अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन है। देखिए दोनों साइड की देखें तो ये दोनों साइड पे ऐसे आप कहेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। ये दोनों साइड की अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अगर आपसे कहा जाए ये अगर एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो बताएं ये कौन सी साइड होगी? लेटरल और ये मीडियल। अगर ये मेरा जो राइट अपर लिम्ब की ये एनाटॉमिकल पोजीशन, ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन ये कहेंगे आप। और इस एनाटॉमिकल पोजीशन में इस एस्पेक्ट को कहेंगे लेटरल एस्पेक्ट और इस एस्पेक्ट को कहेंगे मीडियल एस्पेक्ट। तो मुझे बताइए
ये फोर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट में कौन सी बोन होगी? रेडियस और मीडियल एस्पेक्ट में, तो लिख लीजिए आप। तो रेडियस विल बी ऑन द लेटरल एस्पेक्ट और अल्ना विल बी ऑन इट्स मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, बस याद रखिए फोर आर्म इज हैविंग टू बोन्स। लेटरली आपके पास रेडियस है और मीडियली आपके पास अल्ना है। ठीक है, ये दो बोन्स आपको फोर आर्म के अंदर मिलेंगे। अगर आपसे बात की बोन्स इन दी हैंड्स, तो बताइए रिस्ट जो आपके पास है, रिस्ट में कितनी बोन्स होंगी? 8 कार्पल बोन्स। तो देखिए रिस्ट इज हैविंग 8 कार्पल बोन्स, 8 कार्पल बोन्स। तो रिस्ट इज ऑलमोस्ट हैविंग 8 कार्पल बोन्स। देखिए 8 कार्पल बोन्स विल बी, दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 रोज, 4 इन द फर्स्ट, 4 इन द सेकेंड रो। नाम क्या होंगे? जब मैं ये इंशाल्लाह बोन्स ड्रॉ करूंगा तो वहाँ पे इनके नाम रोज के हिसाब से मैं इन सब नाम आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल बस चाहते हैं 8 कार्पल बोन्स हैं। जो हैंड प्रॉपर है, देखिए जो हैंड प्रॉपर है इसमें देखें एक ये बोन होगी ऐसे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं 1 2 3 4 5। देखिए ये अगर मेरे अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो अगर इसमें इस एनाटॉमिकल पोजीशन में इन 5 बोन्स की नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग लेटरल टू मीडियल होगी या मीडियल टू लेटरल नंबरिंग करेंगे आप? फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। तो बताएं ये 1 2 3 4 ये 5 आपकी बोन्स है ना, ये कार्पल बोन्स, इनके अगेंस्ट यहाँ पे कार्पल बोन्स होंगी, यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स होंगी, इनके साथ आगे ये बोन्स 5 बोन्स, इन्हें क्या कहेंगे आप? मेटाकार्पल। आगे 5 मेटाकार्पल बोन्स। तो हैंड प्रॉपर इज हैविंग 5, हैंड प्रॉपर इज हैविंग 5 मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, तो हैंड प्रॉपर इज ऑलमोस्ट हैविंग 5 मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए 5 मेटाकार्पल बोन्स में वो मेटाकार्पल बोन जो थंब के अगेंस्ट पड़ी हुई है उसकी नंबरिंग क्या होगी? फर्स्ट, और जो लिटिल फिंगर के अगेंस्ट है वो फिफ्थ, और बाकी इन बिटवीन होंगी। देखिए ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ये आपकी इंडेक्स फिंगर के अगेंस्ट जो बोन पड़ी होगी ये सेकेंड, ये आपकी थर्ड, और ये आपकी जो रिंग फिंगर फोर्थ, और लिटिल फिंगर के अगेंस्ट फिफ्थ। ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। 5 बोन्स दिखाई दे रही हैं फ्रॉम लेटर टू मीडियल। काउंटिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट लेटरली होगी और फिफ्थ मीडियली, बाकी इन बिटवीन होंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद स्मॉल बोन्स आपको मिलेंगे आपको डिजिट्स के अंदर। देखिए अगर आपसे कहा जाए इसमें कितनी बोन्स होंगी? 1 2 3, और इन तीनों बोन्स को क्या कहेंगे आप? फेलेंजेस। 3 + 3 + 3 + 3 12 + 2 14। तो 5 digits will have 14 phalanges, 14 phalanges। ठीक है, तो जो 5 digits हैं they are having 14 phalanges। तो 5 digits are having 14 phalanges। ठीक है, तो आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने हर पार्ट में कौन कौन सा बोन, आपने कौन सी बोन मिलेगी उनको आपने आइडेंटिफाई किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पार्ट में कितने मसल्स हैं और फिर उनको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। जिस नंबरिंग करनी है मसल्स के नाम हम बाद में देखेंगे। देखिए अगर आपसे कहा जाए पेक्टोरल रीजन, कोई पेक्टोरल रीजन में कोई मसल होगा इस रीजन में? यस, 3 मसल्स। तो पेक्टोरल रीजन इज ऑलमोस्ट हैविंग 3 मसल्स। तो पेक्टोरल रीजन इज ऑलमोस्ट हैविंग 3 मसल्स। वो कौन से 3 मसल्स बाद में नोट करेंगे, बस अभी जस्ट नंबरिंग कर लें और इनके जो नर्व सप्लाई पे बात करेंगे। देखिए इस रीजन में जो 3 मसल्स है ना, इन 3 मसल्स को 2 नर्व सप्लाई करेंगी। इन 3 मसल्स को 3 नर्व सप्लाई करेंगी। एक का नाम होगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। तीनों के नाम लिख लीजिए। देखिए इस पेक्टोरल रीजन में 3 मसल्स हैं और इसके अलावा इन 3 मसल्स को 3 नर्व सप्लाई करेंगे और नर्व के नाम भी लिख लीजिए। नर्व के नाम क्या होंगे लिख लीजिए। देखिए ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ बार बार इतनी दफ़ा रिवाइज करेंगे। और देखिए अपर लिम्ब एनाटॉमी ऑलमोस्ट हम 10 to 15 लेक्चर्स के दरमियान कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इन 10 to 15 लेक्चर्स में इतनी दफ़ा बार बार चीज़ें डिफरेंट एंगल से रिवाइज होंगी। जब अपर लिम्ब कंप्लीट होगा आपको हर चीज़ आती होगी, लेकिन एक कोशिश आप नहीं करनी कि घर में जाके इनको साथ के साथ मेमोराइज लाजमी करते रहना आपने। ठीक है, तो ये 3 मसल्स हैं, 3 नर्व्स हैं और जो 3 नर्व्स उनके नाम लिख लीजिए। उनमें से नाम लिखिए नंबर 1 मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। नंबर 2 लेटरल पेक्टोरल नर्व और नंबर 3 नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस।
नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो आज के बाद अगर पेक्टोरल रीजन के बारे में कुछ बातें आपसे पूछी जाएं तो क्या कहेंगे आप? पेक्टोरल रीजन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर एरिया हैविंग 3 मसल्स विच विल बी सप्लाइड बाय 3 नर्व्स। और नर्व्स के नाम क्या होंगे? मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। अभी जो एक्सिला है ना, एक्सिला में पूरा अलग से हम डिस्कस करेंगे, इसकी बाउंड्रीज पे बात करेंगे, इसके कंटेंट्स की बात करेंगे, ये हम इसको इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो इसमें कोई मसल नहीं है, लेकिन जो स्कैपुलर रीजन है, स्कैपुलर रीजन में जो मसल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। बस सुन लीजिए, कुछ मसल ऐसे हैं जो आपके स्कैपुला को स्कैपुला को अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। देयर विल बी 6 मसल्स, 6 मसल ऐसे होंगे जो स्कैपुला को आपके अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। तो लिख लीजिए आप 6 मसल्स, ठीक है। देखिए हम पूरा स्पेस तो इतनी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 मसल्स कनेक्टिंग द स्कैपुला विद अपर लिम्ब, connecting the scapula with upper limb। तो 6 मसल ऐसे होंगे जो आपके स्कैपुला को अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अपर लिम्ब से मतलब ये आपके आर्म को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, आर्म और फोर आर्म को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। और कुछ मसल से ऐसे भी होंगे जो स्कैपुला को बैक के साथ कनेक्ट करेंगे, बैक और नेक के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए वो भी ऑलमोस्ट 4 मसल्स आपके पास ऐसे भी होंगे, 4 to 5 मसल्स, 4 to 5 मसल ऐसे भी होंगे जो स्कैपुला को बैक के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग स्कैपुला विद कनेक्टिंग स्कैपुला विद बैक, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट स्कैपुलर रीजन में ऑलमोस्ट 11 के करीब मसल्स होंगे, स्कैपुलर रीजन में ऑलमोस्ट 11 के करीब मसल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये जो स्कैपुलर रीजन में 11 के करीब मसल है, इनको भी नर्व सप्लाई कर रही होंगी, ठीक है। अब इनको जो नर्व सप्लाई कर रही है एक लॉन्ग लिस्ट है नर्व्स की, उनमें से आपका नर्व का नाम है डोर्सोस्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। अब ये मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि नर्व से नाम लिखे जा सके। ये लिख लिया आपने, ये मसल्स हैं। अब इन मसल को जो नर्व